नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 18 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए एक बार फिर से अपने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में चेंज किया है। एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेज हुए हैं वो मेंस में थोड़ा ज़्यादा हुए हैं, प्री में थोड़ी कम है, लेकिन प्री में थोड़ा सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है। अभी हम सबसे पहले आज प्री की बात कर रहे हैं कि प्री एग्जाम में राज्य लोक सेवा आयोग ने किस तरह के परिवर्तन किए हैं। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ये परिवर्तन किया गया है, ये परिवर्तन 2024 के एग्जाम के लिए लागू होगा और 2024 से आगे आने वाले एग्जाम के लिए तब तक लागू होगा जब तक राज्य लोक सेवा आयोग फिर से एक बार परिवर्तन न कर दे। बात यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग ने जो ये चेंज किया है, जो ये परिवर्तन किया है, वो 2023 के मेंस के एग्जाम के लिए लागू नहीं होगा। अर्थात आज ही जो प्री का रिजल्ट आया है, इस प्री के का जो मेंस होगा, अर्थात 2023 का जो मेंस होगा, उसमें यह परिवर्तित सिलेबस जो है लागू नहीं होगा, बल्कि 2024 का जो प्री होने वाला है, अर्थात अप्रैल में जो 2024 के एग्जाम के लिए जो प्री होगा, उस एग्जाम से ये परिवर्तित पाठ्यक्रम आपका जो है वो लागू होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो परिवर्तित पाठ्यक्रम है वो क्या है और जो हमारा पहले का जो पाठ्यक्रम था उससे कितना भिन्न है, उससे कितना अलग है, किस किस तरह के चेंजेस इसमें किए गए हैं। देखिए, जब हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में पैटर्न में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। पैटर्न आज भी वही है, अर्थात प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो 2 विषयों का, अर्थात सामान्य अध्ययन जो 2 विषय लिए जाते थे पहले भी, वही अब भी होंगे। अर्थात सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड का जो एक पेपर होता है वो। ये पहले भी होता था कि जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर था वो क्वालिफाइंग था, और अभी इस पैटर्न में भी, अर्थात 2024 में जो नया पैटर्न लागू होगा उसमें भी सेकंड पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में ही जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, अनारक्षित वर्ग के जो छात्र होंगे, अनरिजर्व, उनको 40% मार्क्स दोनों ही सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य होगा। अर्थात उनके लिए यदि वो 40% मार्क्स किसी एक विषय में अगर नहीं लाते हैं तो दूसरे विषय में भले ही उनके मार्क्स 90% हों, वो मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे, एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसलिए याद रखें कि सबसे पहली जो शर्त है प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में जाने की, वो तो यही है कि सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में ही अनारक्षित वर्ग के छात्रों को, पुरुषों और महिलाओं दोनों ही वर्ग में 40% अंक लाना अनिवार्य है। अन्य वर्गों के लिए SC, ST, OBC और EWS के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है। अर्थात 30% मार्क्स यदि आप लाते हैं तभी आपका रिजल्ट जो है वो निकलेगा, तभी आप सिलेक्शन लिस्ट में आ पाएंगे। तो पहली बात तो जो है ये हुई। दूसरी बात यह है कि अभी तक ये होता था कि जितने भी रिक्तियों की संख्या होती थी, अर्थात नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी होती थी, प्रीलिम्स से मेंस में 15 गुना छात्र जो है वो चयनित किए जाते थे। अर्थात यदि रिक्तियों की संख्या 200 है तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 200, अर्थात लगभग 3000 छात्र जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई होते थे। अभी इसे 15 टाइम्स से बढ़ाकर 20 टाइम्स कर दिया गया है। अर्थात यदि अगर रिक्तियों की संख्या 200 है तो 200 का 20 टाइम्स, अर्थात 4000 छात्र जो होंगे वो चयनित होंगे। तो यहाँ पर एक लाभ जो है वो छात्रों को होगा। साथ ही साथ अगर लास्ट में समान अंक के 2 छात्र आ जाते हैं तो दोनों ही छात्रों को जो है वो मेंस के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो ये तो बात हुई कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, पेपर कौन कौन से होंगे। पेपर एज यूजुअल जैसे जो है पहले हुआ करते थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही 100 प्रश्नों के पेपर होंगे और दोनों ही जो है वो हर प्रश्न दोनों ही पेपर्स में 2 मार्क्स का होगा। अर्थात फर्स्ट पेपर 400 का और फर्स्ट पेपर 200 का और सेकंड पेपर भी 200 का। ये तो पेपर किस तरह से होंगे, पैटर्न क्या होगा, उसकी बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें किस तरह का परिवर्तन किया गया है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, उसकी बात करेंगे। देखिए, मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए जो है अभी तक, अर्थात 2023 तक का जो सिलेबस था वो और 2024 तक का 2024 और उसके बाद का सिलेबस जो है, उन दोनों को एक ही स्क्रीन पर जो है वो लाकर और कंपेयर करने की कोशिश की है।
देखिए, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023, जिसमें सबसे पहली यूनिट आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र को कुल 10 इकाइयों में 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था। 2023 तक का जो सिलेबस था उसमें भी 10 यूनिट थे और अभी वर्तमान में जो सिलेबस दिया गया है उसमें भी 10 यूनिट ही हैं। बस यूनिट्स में थोड़ा ऊपर नीचे जो है किया गया है। 2023 तक के एग्जाम के लिए जो यूनिट 1 था उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मतलब मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। परिवर्तित जो सिलेबस है उसमें इसे इकाई 2 या यूनिट 2 में शामिल किया गया है और यूनिट 2 में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है, जिसमें कमोबेश वही सारा सिलेबस है जो वहाँ पर 2023 तक के सिलेबस में यूनिट 1 में था। यहाँ पर आप देखें तो मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला जो कि पहले जो है मूर्ति कला था, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ बिल्कुल सेम आपको दिखाई देगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ और लोक साहित्य बिल्कुल सेम दिखाई देगा, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। अभी पुराने सिलेबस में मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल थे, यहाँ पर इसे जो है जोड़ दिया गया मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, ये एक नई चीज़ जो है वो जोड़ी गई, हालांकि हम ये पहले भी पढ़ते थे, इसलिए ऐसी कोई बहुत विशेष चीज़ कुछ इसमें जो है नहीं जोड़ी गई है। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व, ये पहले भी सिलेबस में था। इस तरह से यदि हम देखें तो कमोबेश जो हमारी दूसरी यूनिट है परिवर्तित सिलेबस की, वो पुराने सिलेबस की जो पहली यूनिट थी उसके समान ही है लगभग। अब हम पुराने सिलेबस में अगर हम दूसरी यूनिट को देखें तो पुराने सिलेबस का दूसरा यूनिट और नए सिलेबस का पहला यूनिट ये एक जैसा है। पुराने सिलेबस के दूसरी यूनिट में भारत का इतिहास था, नए सिलेबस के पहली यूनिट में जो है भारत का इतिहास है और इसमें जो है पूरा का पूरा इतिहास है, जिसमें हम पहले भी प्रारंभिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, ये हम पहले भी पढ़ते थे। स्वतंत्रता के पश्चात की घटनाएं जिसमें एकीकरण, पुनर्गठन, ये सारी चीज़ें थीं, उसे अभी भी रखा गया उसी तरह से। हाँ, कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल एलैबोरेट कर दी गई हैं, जैसे भारत का इतिहास, संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मणगण, दर्शन, स्मृतियाँ, ऋत, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये सब कुछ हम पहले भी प्रारंभिक इतिहास में पढ़ते थे। इसी तरह से प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनके प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, ये पहले भी जो है हम पढ़ रहे थे। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, ये कुछ एक नई चीज़ जो है वो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ जुड़ी हुई है, जिसमें साहित्य अब पूरे भारतवर्ष के प्राचीन और मध्यकालीन और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के जो साहित्य वगैरह हैं उनसे भी जो है पूछा जा सकता है। पर्व एवं उत्सव वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ जो है हम पढ़ते थे, पहले भी पढ़ते थे। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ये सारी सिलेबस जो है वो पुराना सिलेबस था, उसी को जो है नए सिलेबस में भी शामिल किया गया है। अब पुराने सिलेबस में यूनिट 3 जो है वो मध्य प्रदेश का भूगोल था, जिसको नए सिलेबस में यूनिट 4 के रूप में शामिल किया गया है और कमोबेश वो सारी चीज़ें जो पुराने सिलेबस में थी वही सारी चीज़ें जो है नए सिलेबस में भी होंगी। दरअसल चूँकि मध्य प्रदेश का पार्ट है तो कमोबेश सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होनी ही हैं। देखिए, जैसे वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार, जलवायु, ऋतुएँ, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण, ये सारी चीज़ें जो है कमोबेश पुराने सिलेबस में भी आप देखेंगे तो पुराने सिलेबस में भी सारी चीज़ें जो है शामिल हैं। इसमें एक परिवहन जो टॉपिक है, मध्य प्रदेश में परिवहन, ये आपको जो है संभवतः यहाँ नए सिलेबस में जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो कमोबेश उसी प्रकार से जो है जैसे पुराने सिलेबस में थी वैसे ही आपको दिखाई देंगी। एक पशुपालन वो यहाँ पर जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सारी चीज़ें जो है उसी तरह से जो है पुराने सिलेबस के अनुसार ही जो है यहाँ पर नए सिलेबस में भी इसको शामिल किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश का पार्ट है तो मध्य प्रदेश हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा,
भले ही परिवहन नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन फिर भी वो हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पुराने सिलेबस में जो यूनिट 4 था उसे यूनिट 3 के रूप में जो है नए सिलेबस में शामिल किया गया है। और यूनिट 4 में थोड़ा सा डिफरेंस जो है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नए सिलेबस में नई चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। जैसे विश्व और भारत का भूगोल, पुराने सिलेबस में विश्व और भारत का भूगोल था, जिसमें से विश्व का भूगोल नए सिलेबस में जो है हटा दिया गया है। यहाँ पर नए सिलेबस में केवल और केवल भारत का भूगोल, या यहाँ पर जो है आपको केवल भारत का भूगोल जो है वो दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये केवल और केवल जो है भारत का भूगोल जो है वो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के अंतर्गत जो है पर्वत, पहाड़, पठार, नदियाँ, झीलें, जलवायु घटना, अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें दिखाई देंगी। प्राकृतिक संसाधनों में वन, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ दिखाई देंगी। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है विश्व एवं भारत का भूगोल जो है वो टॉपिक था, जिसमें से ये पूरा का पूरा भौतिक भूगोल का पार्ट जो है वो हटा दिया गया है। यहाँ पर आपको नए सिलेबस में आपको जो है भारत का भूगोल केवल दिखाई दे रहा है, और ये भारत का भूगोल जो है वो यहाँ पर केवल है। विश्व भूगोल जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं है। विश्व भूगोल में जो जलवायु घटनाएं हैं वो भी जो है भारत के संदर्भ में पढ़नी है हमें। इधर विश्व भूगोल का ये एक पार्ट था, ये प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत वन, खनिज संसाधन, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, ये सारी चीज़ें थी। सामाजिक भूगोल था, जिसमें जनसंख्या संबंधी जनसांख्यिकी थी। तो सामाजिक भूगोल का पार्ट जो है वो यहाँ पर ये जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय, डेमोग्राफी जो है वो यहाँ पर इस तरह से जो है शामिल किया गया है। इस तरह से आर्थिक भूगोल जो है ये भारत के विश्व के संदर्भ में था। दुनिया के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पहाड़, विश्व के प्राकृतिक संसाधन और पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये विश्व और भारत दोनों के संदर्भ में पढ़नी थी। अब हमें जो है केवल और केवल भारत के संदर्भ में पढ़नी है। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा राहत की बात जो है विद्यार्थियों को मिल सकती है। लेकिन विश्व का भूगोल हटा देना ये थोड़ा सा जो है मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि क्या भौतिक भूगोल जिसमें भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक क्षेत्र हैं, जिसमें जो है भूकंप है या ज्वालामुखी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं पढ़ना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ जो होगी। अभी भी मुझे लगता है कि जो भौतिक भूगोल है वो हमें ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो कंफ्यूज ना हो, आपको जो है भौतिक भूगोल ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे मेंस में भी जो है ये ज़रूर काम आएगा। खैर, तो अभी परिवर्तित सिलेबस में जो है ये चीज़ें जो है वो शामिल की गई हैं। अब यूनिट 5 जो पुराना हमारा सिलेबस था और जो नया सिलेबस है, दोनों में यूनिट 5 जो है वो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित है। अब नए सिलेबस में जो है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को जो है शामिल कर दिया गया है। तो भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ये हमारा यूनिट 5 है, जिसमें भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत तो हम पूरा का पूरा जो है ये पूरा सिलेबस जो है वो हम देख सकते हैं, यहाँ तक है, जिसमें संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, इधर हमारा सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, यहाँ पर जो है संविधान संशोधन की बात है, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत हैं। इधर जो है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, और मध्य प्रदेश में सुशासन। देखिए, इसमें जो है दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर एक जो नई चीज़ जो है इस सिलेबस में जोड़ी गई है वो है मध्य प्रदेश में सुशासन या अभिशासन व्यवस्था। एक नई चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगी। पुराने सिलेबस में यहाँ पर जो है ये मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था का पार्ट था, जिसमें जो है आपको मध्य प्रदेश में सुशासन जो है वो आपको यहाँ तक नहीं दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको एक ये नई चीज़ दिखाई दे रही थी। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि पुराने सिलेबस में यूनिट 10, ये देखिए यहाँ पर जो है ये यूनिट 10 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संवैधानिक सांविधिक निकाय, ये जो है यूनिट 10 में शामिल किया गया था। अब इसको यहाँ से पूरा का पूरा हटा दिया गया है। आप देखेंगे यूनिट 10 में जो है
नए सिलेबस के अंतर्गत जो है क्या किया गया है, तो नए सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक साहित्य, लोक पर्व, ये सारी चीज़ें जो है शामिल की गई हैं। अर्थात यूनिट 10 पुराने सिलेबस का यूनिट 10 जो है बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन आप यहाँ से बिल्कुल भी जो है आपको राहत नहीं दी गई है। अर्थात ये यूनिट 10 जो है वो केवल और केवल एक लाइन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संवैधानिक सांविधिक निकाय जो है इस नाम से आपको यूनिट 5 में ही जो है जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको ये जो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, ये केवल एक लाइन में जो है जोड़ दिया गया। अर्थात पूरी की पूरी यूनिट 10, पुराने सिलेबस के पूरे यूनिट 10 को यहाँ पर जो है वो केवल एक लाइन के अंतर्गत जो है यहाँ जोड़ दिया गया है। अर्थात आपको कोई राहत नहीं दी गई है, वो यूनिट 10 जो है वो आपको यहाँ पर भी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इस एक चीज़ को जो है हम ध्यान में रखें। खैर, ये बात यूनिट 5 की हुई। अब हम लोग यूनिट 6 की बात करेंगे। यूनिट 6 में वहाँ संविधान, सरकार और भारत की अर्थव्यवस्था की बात कही गई थी पुराने सिलेबस में। अभी संविधान और सरकार को जो है वो तो यूनिट 5 में शामिल किया गया है, और भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अर्थात यूनिट 5 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो है यूनिट 5 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो भी दिखाई देगा। यूनिट 5 में जो है पार्ट बी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था थी, जिसे नए सिलेबस में यूनिट 6 में जोड़ दिया गया है, और यूनिट 6 में ही भारत की अर्थव्यवस्था को भी जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आप यूनिट 6 में देख सकते हैं कि यूनिट 6 में जो है पुराने सिलेबस में संविधान और सरकार भी था, और साथ में जो है भारत की अर्थव्यवस्था भी थी। नए सिलेबस में जो है इसको भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के नाम से जो है ये पूरा का पूरा जो है सिलेबस यहाँ पर जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है यहाँ तक का पार्ट जो है ये तो मध्य प्रदेश का पार्ट था, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, और इसके नीचे से यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पूरा पार्ट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट है, जिसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, और भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ, G20, सार्क, आसियान, ये जितने भी जो है वित्तीय संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, उनके बारे में जो है जो पढ़ना है वो सारे पुराने सिलेबस में भी अगर आप देखें तो पुराने सिलेबस में जो है आपको यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें ही जो है दिखाई देंगी। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा। उसी चीज़ को जो है यहाँ पर जो है नए सिलेबस में जो है यहाँ शामिल किया गया है ना। तो ये बात जो है यूनिट 6 की हो गई। यूनिट 7 में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका नाम जो है परिवर्तित किया गया है यूनिट 7 का नए सिलेबस में। इसको विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के नाम से जो है जोड़ा गया है। विज्ञान के अंतर्गत इसमें जो है जैसे पुराने सिलेबस में विज्ञान के मूल सिद्धांत सबसे पहला टॉपिक था, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो है वो विज्ञान के प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान है। और विज्ञान के प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान इसके अंतर्गत थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी चीज़ें हैं। आप इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि भाई फिजिक्स हटा दिया गया है या केमिस्ट्री हटा दी गई है ना, बायोलॉजी की कुछ चीज़ें केवल रखी गई, तो ऐसा नहीं है। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह से रिलेटेड जो है उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ, ये सारा सिलेबस जो है यहाँ पूरा का पूरा जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा सिलेबस पुराने का, इसको उठाकर जो है यहाँ पर रखा गया है ना। उसके बाद मानव शरीर संरचना मतलब ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपको बायोलॉजी का पार्ट जो है दिखाई देगा। बायोलॉजी में ही जो है पोषण, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, इसके साथ ही यहाँ आनुवंशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम। उसके बाद फिर जो है स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग एवं रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक। यहाँ आप देखेंगे पुराने सिलेबस में जो है ये पोषण, भोजन और पोषक तत्व ये पूरा का पूरा था, और यहाँ जो है स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम, इन दोनों को जो है अगर हम जोड़ दें तो हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देगा। फिर सतत विकास की अवधारणा है SDG, पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो दरअसल यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिलेबस जो है ये
किससे रिलेटेड है, तो ये पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण और प्रदूषण से रिलेटेड है ना। तो ये पुराने सिलेबस में भी हमारा था, तो नए सिलेबस में भी जो है इसको इस तरह से शामिल किया गया है। करंट अफेयर्स यूनिट 8 करंट अफेयर्स है, जिसमें वर्तमान, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले पुराने सिलेबस में जो है वो इस तरह से जो है इसको सिलेबस में रखा गया था। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और संस्थान, प्रमुख इवेंट, भारत और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खेल संस्थान, खेल प्रतियोगिता और पुरस्कार। नए सिलेबस में इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं इस नाम से जोड़ दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय सामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की सामयिक घटनाएं, अर्थात इसमें मोटा मोटी टॉपिक जो है जोड़ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के रूप में। तो निश्चित रूप से जो है जो भी करंट अफेयर्स की जितनी भी जो है चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर जो है पढ़ना है। यूनिट 9 में जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उसी रूप में, बिल्कुल उसी रूप में जो है नए सिलेबस में भी इसको रखा गया है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से रखी गई हैं जिस तरह से जो है पुराने सिलेबस में रखी गई थी। हाँ, आपको ई कॉमर्स दिखाई नहीं देगा नए सिलेबस में, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ई कॉमर्स में पढ़ना नहीं है। तो ई कॉमर्स के बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में यूनिट 10 के रूप में जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संवैधानिक या सांविधिक निकाय जो है वो पुराने सिलेबस में था। पुराने सिलेबस से इसको जो है हटा दिया गया है, हटा नहीं दिया गया बल्कि यहाँ से विस्थापित करके इसे यूनिट 5 में ले जाया गया है। अर्थात आपको पढ़ना तो ये अब भी पड़ेगा, और इसके साथ जो है एक नई चीज़ जो है वो जरूर यहाँ पर जोड़ दी गई है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, जिसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतू जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, मध्य प्रदेश की जनजातियों को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। इतना सिलेबस यदि आप देखें तो इतना सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा दिखाई देगा। और ये जो पूरा सिलेबस है यहाँ जो है, अगर आप देखें, एक कंपैरेटिव स्टडी था वो जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पे मैं आपको एक बार पूरे स्क्रीन पर जो है दिखा दे रहा हूँ। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 से प्रभावशील प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, इसके अंतर्गत जो है आप ये देख सकते हैं। यूनिट 1 जो है भारत का इतिहास है, यूनिट 2 जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, यूनिट 3 भारत का भूगोल, यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल, यूनिट 5 भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यूनिट 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यूनिट 7 विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, यूनिट 8 अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और यूनिट 10 जो है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ये इतना जो सिलेबस है, ये सिलेबस जो है आपको दिखाई देगा। अब यूनिट सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 अर्थात तो जो जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है उसमें जो है कोई विशेष परिवर्तन जो है इसमें नहीं किया गया है। इसमें जो है बोधगम्यता, दूसरा जीवन शैली, प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्यान, ये सारा सिलेबस जो है कमोबेश बिल्कुल वैसा ही है जैसा पुराने सिलेबस में था। एक नई चीज़ जो है ज़रूर आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है, जिसमें जीवन शैली, प्रतिबल है ना, इसमें जो है ये चीज़ जो है आपको दिखाई देगी। जीवन शैली और प्रतिबल का मतलब क्या है, तो लाइफ स्टाइल जो है उससे संबंधित कुछ जो है अध्ययन, और साथ ही साथ जो है कुछ काउंटर फोर्स, ये एक सिलेबस में जो है थोड़ी चीज़ जो है जोड़ी गई है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कम बेस जो है आपको वैसा ही दिखाई देगा। एक नई चीज़ इसमें जीवन शैली और प्रतिबल जरूर जो है जो जोड़ी गई है। बाकी चीज़ें जो है इसमें यथावत रखी गई हैं। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि इस सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया है उस परिवर्तन को देखकर ये लगता है कि अब मध्य प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते थे उन प्रश्नों की संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। अभी तक 20 से 25 से 30 प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे थे। अब निश्चित रूप से जो है वो मध्य प्रदेश से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने वाली है, और इसका लाभ निश्चित रूप से जो है मध्य प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं उनको ज़रूर मिलने वाला है। तो आज ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2024 और उसके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं
उनके लिए परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में इस पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किया गया था उससे संबंधित जो है एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो मैंने देने की कोशिश की थी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में किस तरह का परिवर्तन किया गया है और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरह से जो है उसको किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।